Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we are going to cover the most important question, and the question is types and causes of balance of payment disequilibrium. Yes, friends, in our last video lecture, we learned about how we have to make the structure of balance of payment, and we learned about what is balance of payment in our last video lecture. Now, at the end of that particular lecture, we learned that what is equilibrium of balance of payment and what is disequilibrium of balance of payment. So basically, when your receipts are equal to the payment side, it is nothing but what we call the balance of payment equilibrium, friends. And when your receipts are not equal to the payment side, so it will be basically called as the balance of payment disequilibrium. Okay, friends? So यहाँ तक की बातें हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में सीखा. रिसिप्ट साइड कौन से आइटम्स को रिकॉर्ड करने हैं, पेमेंट साइड कौन से आइटम्स एंड फ्लॉस को रिकॉर्ड करने हैं, एंड साथ ही साथ हमने दो शॉर्ट नोट्स भी सीखी है हमारे लास्ट वीडियोस में, जो थी आपके ऑटोनॉमस फ्लोज एंड आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड अकोमोडेटिंग फ्लोज एंड आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो दोस्तों, यही सारी वीडियोस की जानकारी जाननी है, सो डेफिनेटली मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. So here we're going to learn about what are the disequilibrium and what are the types and different types and causes of disequilibrium of balance of payment. Okay friends, so balance of payment में जो disequilibrium at the end देखने को मिलता है, जैसे हम कहते हैं when your receipts are not equal to the payment side. So ऐसा क्यों होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसिप्ट्स इक्वल नहीं होते पेमेंट के, कभी रिसिप्ट साइड ज्यादा पेमेंट साइड कम, कभी रिसिप्ट साइड कम पेमेंट साइड ज्यादा. सो ये जो इम्बैलेंसेस होती है ना दोस्तों, इसी को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम. सो डिसइक्विलिब्रियम के काफी सारे टाइप्स होते हैं, हम टाइप्स भी पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में. और ऑल्सो वी गोना लर्न अबाउट सम कॉजेज, क्या रीजन है कि एक्सपोर्ट साइड कभी ज्यादा कभी कम, इम्पोर्ट साइड कभी ज्यादा कभी कम दिखाई दे रहा है. सो ये सारे पॉइंटर्स एंड हेडर्स को वी गोना कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. सो नाउ मैं आपको बता दूं कि इसके सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स. ठीक है, सो मैं स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट मेंशन कर दिया है कि डिसइक्विलिब्रियम होता क्या है. जो मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, वही यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद दिस 4 लाइंस फ्रेंड्स. ठीक है, अब इसके जो 4 मेन टाइप्स है ना दोस्तों, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. सबसे पहला आपको देखने मिल रहा है शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम, देन वी हैव लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम, then we have cyclical disequilibrium, and last we have structural disequilibrium of balance of payment. अगर तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ disequilibrium लिखना है, तो आपको ये चारों टाइप्स को मेंशन करना है, और अगर कॉजेस पूछेगा तो मैं आगे आपको कॉजेस पढ़ाने वाली हूँ. सो लेट्स लर्न विद द टाइप्स ऑफ disequilibrium फ्रेंड्स. ठीक है, let me clear it out. Yeah, so now here we have the 4 types of disequilibrium friends. So let's start. सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम. देखिए, शॉर्ट रन बोल रहा है तो यहीं पर समझ में आ रहा है कि जो टाइम पीरियड देखने को मिलेगा ना, आपका बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम, जो भी इम्बैलेंसेस आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में हो रही है, उसका जो आपको बेसिकली डिसइक्विलिब्रियम मिल रहा है वो शॉर्ट रन के लिए होगा. मतलब शॉर्ट रन का मतलब होता है कि फ्यू मंथ्स के लिए, या फिर लेस देन, या फिर आप कह ले अप टू 1 ईयर. मतलब साल भर के अंदर जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंसेस देखने को मिलेगी ना, साल भर के अंदर या कुछ महीनों के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 9 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. 12 महीनों तक का अगर डिसइक्विलिब्रियम यानी कि इम्बैलेंसेस आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाई दे रहा है दोस्तों, सो इसे हम कहते हैं शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम. ओके, सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि दिस अकर्स ड्यू टू. अब ये होता क्या है शॉर्ट रन में, ये सारे इम्बैलेंसेस क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जो रेसेशन आता है, रिकवरी आता है ना, अप्स एंड डाउन्स हमारी इकोनॉमी में होता रहता है. कभी सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो डाउन हो जाती है, कभी कभी हम डाउन होने के बाद रिकवर होने की कोशिश करते हैं. जैसे पैंडेमिक में सब कुछ डाउन हो गया, रेसेशन आ गया, और अभी राइट नाउ वी आर वी आर फेसिंग रिकवरी फेज, हम रिकवरी फेज पे. सो फिलहाल ये तो थोड़ा मोर देन 1 ईयर का था, बट स्टिल जो छोटी मोटी, देखिए महंगाई तो आती रहती है जाती रहती है, तो ये सारी चीजों की वजह से, अगर अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से अगर डिसइक्विलिब्रियम दिखाई दे रहा है छोटा मोटा, सो उसे हम कहते हैं शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम. देन वी हैव अनदर लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम. सो इट इज ऑपोजिट ऑफ शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम फ्रेंड्स. सो जैसे कि हमने सीखा कि जो शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम होता है वो साल भर के अंदर का होता है, तो साल भर के ऊपर का और या फिर उससे ज्यादा, मतलब 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर्स तक अगर आपको इम्बैलेंसेस देखने को मिल रहा है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर में, कंट्री का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्बैलेंस आ रहा है साल भर से ज्यादा,
ओके, तो उसे हम कहेंगे लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉजेज भी लिख दिया। दीज टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम लास्ट लॉन्गर ड्यू टू परसिस्टेंस इश्यूज लाइक इनफ्लेक्सिबल वेजेस और प्राइसेस। देखिए, अगर वेज रेट आपका जो जनरल प्राइस लेवल चल रहा है, ठीक है, और जो लेबर प्राइसेस चल रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट का जो रेट चल रहा है, सो ये सारी चीजों की वजह से आपको जो है लॉन्ग टाइम तक के लिए इसका जो है इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जब इकोनॉमी पे कोई एडवर्सली इफेक्ट करेंगी चीजें, तो डेफिनेटली वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी एडवर्सली इफेक्ट करेगा। सो बेसिकली इसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम होता है दोस्तों, जो साल भर से ज्यादा का चलता है, इसे हम कहेंगे लॉन्ग रन डिसइक्विलिब्रियम। सो बेसिकली हमने क्या सीखा, पहले हमने शॉर्ट रन की बात कर ली है, फ्यू मंथ फॉर और अप टू 1 ईयर, फिर हमने लॉन्ग रन की बात करी है, मोर देन 1 ईयर। अब थर्ड आपके पास आता है साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम। ये क्या होता है, सेवरल मंथ्स टू अ फ्यू ईयर्स, मतलब बहुत सारे साइक्लिकल भी जो है लॉन्ग टर्म्स के जैसा ही होता है, लेकिन ये साइक्लिकल क्यों कहा जाता है दोस्तों, तो इसका रीजन है, दिस इज टाइड टू द बिजनेस साइकिल। जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल होता है, बिजनेस साइकिल होता है, पता है, जैसे आपने फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल पढ़ा होगा आपके 14th में, एस वाई बी कॉम, एस वाई बी एस, एस वाई बैफ में आपने पढ़ा होगा। जो साइकिल, देखिए मैं ना डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मे बी आपको ये याद आ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से डायग्राम होता था, देखिए अप डाउन, जिसमें एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन दो मूवमेंट हुआ करती थी, विच रिप्रेजेंट्स अबाउट रिकवरी, प्रोस्पेरिटी, रेसेशन एंड डिप्रेशन। सो ये हमारा बिजनेस साइकिल जैसे अप डाउन होगा ना किसी भी कंट्री का, तो उसे हम कहते हैं साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि बिजनेसेस जब अप डाउन होंगे, सो इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्तों। फिर देन हमारे पास जो है लास्ट टाइप है इसका, जैसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। अब ये काफी डेकेड्स तक चलता है, ये सालों में नहीं डेकेड्स में डील होता है फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें मैंने आपको मेंशन करके दिया है, दिस अकर्स व्हेन द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस लॉन्ग टर्म चेंजेस। जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी ला रहे, नया इंडस्ट्रीज ला रहे, जैसे हम वी आर वर्किंग ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं दोस्तों, 1991 में आईपी बना दिया गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बट स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट। सो ये डेकेड्स को लेकर चलता है दोस्तों, और इसकी वजह से होने वाली तब्दीली और चेंजेस को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई दोस्तों, और हमने क्या कवर किया। सो मैं आपको सीधा बता दूं कि हमने डिसइक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके टाइप्स को कवर कर लिया है। अब हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों इसका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब हमने देख तो लिया कि डिसइक्विलिब्रियम ऐसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, साइक्लिकल एंड स्ट्रक्चरल होता है, लेकिन होता क्यों है, क्यों फर्क आता है। सो दो मेजर रीजन है दोस्तों, दो मेजर रीजन कौन सा है, आपको एक यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कॉजेज में, इंक्रीज इन इम्पोर्ट, अगर तो आपका इम्पोर्ट साइड बढ़ गया, और दूसरा होता है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखिए इम्पोर्ट बढ़ जाएगा तो पैसा आपके देश से बाहर जाएगा, जब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा पैसा आपके देश से बाहर जाएगा, तो आपका कौन सा साइड इंक्रीज होगा, आपका पेमेंट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका पेमेंट साइड इंक्रीज होगा ना, सो आपको अगेन डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक्सपोर्ट घटता हुआ। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन पार्ट बी, मैं आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगी, हमारा पार्ट बी होगा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट अगर गिर गया, आप ज्यादा एक्सपोर्ट बाहर देश में अपनी चीजें नहीं बेच पा रहे हो, तो पैसा आपके देश में नहीं आएगा, तो आपका रिसिप्ट कम दिखाई देगा, अगेन पेमेंट ज्यादा दिखाई देगा। सो ये दो रीजन है मेजरली आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम में, एक तो इंक्रीज इन इंपोर्ट और दूसरा डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। ओके, चलिए हम इसको भी डीपली सीख लेते हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये पहला रीजन है। आप बाइफरकेशन करके अच्छे तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहला इंपोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। अब आपका इंपोर्ट साइड क्यों बढ़ता है, ये भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट साइड बढ़ता है क्योंकि समझिए अभी डे बाय डे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से आपको जो एसेंशियल नेसेसिटीज जो गुड्स होते हैं ना, वो एनी हाउ खरीदना पड़ेगा, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे मिल्क हो गया जो चिल्ड्रंस के लिए चाहिए होता है, डाइपर्स हो गए, पाउडर्स हो गए। इसके अलावा नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग के लिए दाल चावल नट्स जो भी राइसेस होते हैं वो हमारे लिए कैसे जरूरी है, जिसे हम लोग कलेक्टिवली कहेंगे फूड। मेडिसिन वगैरह जरूरी है, फ्यूल वगैरह पेट्रोल वगैरह ये जरूरी है। सो ऐसे सारे एसेंशियल आइटम्स जो भी होते हैं ना दोस्तों, इसको खरीदना, अगर ये इसकी दिक्कत या किल्लत पड़ जाती है, इसका शॉर्टेज हमारी कंट्री में हो जाता है, तो इसे हमें एनी हाउ खरीदना पड़ता है बाहर देश से। सो जब आप एसेंशियल गुड्स परचेज कर रहे हो, दैट मीन्स योर इम्पोर्ट साइड विल इंक्रीज, ठीक है। और कौन से रीजन है जिसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ रहा है दोस्तों, सो सेकंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। यस, डेवलपमेंट, हमारी कंट्री अभी तक डेवलपिंग है, डेवलपमेंट तक लेके जाने के लिए हम नई नई टेक्नोलॉजीज, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ये सारी चीजें बाहर देश से खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। इसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है, क्योंकि इसकी
है ना। तो इसकी वजह से भी इंपोर्ट साइड बढ़ रहा है, तो डिसइक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा आपकी इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल में। फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है दोस्तों, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यस, जैसे इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, इस वजह से एसेंशियल आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी, और एसेंशियल आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी तो उसे आपको एनी हाउ अब्रॉड से परचेज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। इंपोर्ट करोगे तो अगेन आपका पेमेंट साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। और पेमेंट साइड बढ़ रहा है मतलब रिसिप्ट साइड गिर रहा है, दोनों इम्बैलेंस हो गया, इसी को कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सी, we all are Indians and Indians are very much influenced with the demonstrative effect of the वेस्टर्न कल्चर। हम बहुत ज्यादा हम वेस्टर्न कल्चर देख रहे हैं, अटायर उनकी तरह ले रहे हैं, फूड हैबिट्स अपने चेंज कर लिए, उनकी तरह लग्जरियस लाइफ जीने को हम करते हैं। सो इसकी वजह से अगेन आप इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आपको वेस्टर्न कल्चर से अगर आप इन्फ्लुएंस है तो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा ना। सो ईस्टर्न गुड्स एंड आइटम्स तो आपको जमेंगे ही नहीं, वेस्टर्न चीजें आप खरीदोगे तो अगेन आपका इंपोर्ट साइड बढ़ेगा, और इंपोर्ट साइड बढ़ेगा तो डिसइक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वी हैव हाई इनकम। आपका इनकम बहुत ज्यादा है, अच्छा है, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, सो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू परचेज योर ओन things and items from outside the country. So again, it will lead to increase in the import side, which lead to increase the imbalances and balance of payment. That is nothing but what we call the disequilibrium. देखिए अब another causes and reason of the disequilibrium मैंने यहाँ पर बता दिया। पहला हमने देखा, एक तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा तो भी डिसइक्विलिब्रियम आएगा। आप देखिए दोस्तों, दूसरा है कि लोअर डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट। अगर आपका एक्सपोर्ट गिर गया, एक्सपोर्ट इज गुड फॉर अस, हम जब बाहर चीजें बेचते हैं हमारे देश में पैसा आता है, लेकिन अब आपका एक्सपोर्ट गिर गया है, मतलब आप बाहर देश में ज्यादा चीजें नहीं बेच रहे हो, सो आपका रिसिप्ट साइड क्या होता जाएगा, डे बाय डे कम। इंपोर्ट बढ़ गया तो भी डिसइक्विलिब्रियम, और रिसिप्ट यानी कि एक्सपोर्ट गिर गया तो भी डिसइक्विलिब्रियम, क्योंकि अब रिसिप्ट कम दिखाई देगा और इंपोर्ट फिर से ज्यादा दिखने मिलेगा। सो इसके भी रीजन क्या है जिस वजह से आपका डे बाय डे एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है। एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है ये हम देखेंगे। पहला रीजन, लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके प्रोडक्ट का बाहर की कंट्री में डिमांड जो है ना वो लो होता जा रहा है। सो जब बाहर की कंट्री में, जैसे इंडिया स्पाइसेस लेदर के प्रोडक्ट्स बाहर देश को बेचता है, समझिए चाइना को बेचता है, अब चाइना वाले लोग इंडिया के स्पाइसेस एंड लेदर का डिमांड ही नहीं कर रहे। सो क्या चाइना फिर डिमांड नहीं कर रहा है तो हमारे एक्सपोर्टेड आइटम्स को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। सो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट साइड क्या हो जाएगा, गिरता जाएगा। फिर है प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, देखिए दो तरीके की पॉलिसी आपने ऑलरेडी मॉड्यूल 2 में सीख रखा है, फ्री एंड प्रोटेक्शनिस्ट। फ्री में तो कोई टैरिफ नहीं लगता है, लेकिन दोस्तों प्रोटेक्शनिस्ट में टैरिफ लगता है। सो जब आप एक्सपोर्ट करोगे बट सामने वाले के लिए वो इंपोर्ट होगा, जहां पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, कोटा, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को फेस करना पड़ेगा दोस्तों। सो सामने वाला एक बार बैक स्टेप ले सकता है आपके गुड्स को खरीदने के लिए, विच लीड्स टू डिक्लाइन इन योर एक्सपोर्ट साइड। ओके, एंड देन वी हैव अनदर इन्फ्लेशन। यस, महंगाई रहेगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। ग्लोबल मार्केट भी अगर इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस रहेगी तो आपके प्रोडक्ट का भी डिमांड ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। डिमांड कम हुआ तो एक्सपोर्ट साइड भी कम देखने को मिलेगा। फिर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, जैसे मैंने बताया था कि हम जो है स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक को रिफॉर्म करने के लिए ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन पे वर्कआउट कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंगली हमको चीजें एडजस्ट करनी पड़ती है, जिस वजह से भी एक्सपोर्ट साइड आपका कम होता जाएगा, क्योंकि जितना आप एक्सपोर्ट करने को सोच रहे हो उतना ही आपने इंपोर्ट भी करना है। एंड इंपोर्ट अगर आप डिक्लाइन करने की सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपोर्ट साइड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आता है नेचुरल कैलामिटीज। बहुत ज्यादा टाइम लाइक फ्लड्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, डिजास्टर हो गया, तो इससे क्या आएगा, आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब जो भी डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, डिजास्टर अफेक्टेड लेबर पीपल है, सो वो लोग कामकाज नहीं कर पाएंगे, अफेक्टेड एरिया में काम नहीं हो पाएगा, सो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं ये आपको हिंडर करेगा आपके एक्सपोर्ट साइड को। एंड नेक्स्ट वी हैव पॉलिटिकल फैक्टर्स। बहुत ज्यादा गवर्नमेंट अगर जो है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज आपके जो भी कामकाज में दखलंदाजी या इंटरफेयर करेगी, तो यहाँ से भी आपको अगेन बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, विच लीड्स टू डिक्लाइन इन योर एक्सपोर्ट साइड। बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से आप ऑटोमेटिकली लेंदी प्रोसीजर्स, फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन की वजह से एक्सपोर्ट साइड आपका ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या सीखा आज की वीडियो में, हमने सीखा टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, 4 तरीके के हमने सीख लिया। फिर हमने सीखा कि कॉजेस क्या है, रीजन क्या है जो डिसइक्विलिब्रियम होता है दोस्तों। सो हमने देखा कि इंपोर्ट के कम हो जाने और एक्सपोर्ट के कम हो जाने या इंपोर्ट के बढ़ जाने की वजह से। तो इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड टेक केयर एवरीबॉडी। यहाँ पर हमने इस टॉपिक को खत्म किया। अगर किसी को भी कोई डाउट एंड डिफिकल्टी है, सो यू ऑल कैन डू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।